मैम आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोग अपनी बातचीत की लैंग्वेज रील्स ओरिएंटेड हो गई हैं। मीन्स वो रील्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वेदर लव हो या हेट हो या एनी डिस्कशन, उनके रील ड्रिवन ज़्यादा हो गए। तो क्या ये फेक कंपैरिजन क्रिएट करता है कि ये गुड है? 15 सेकंड में जो वो दिखा रहे हैं वो इस तरीके का एक फैंटेसी वो बना देते हैं कि हमको लगता है वही पूरा सच है। और फिर जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारे पार्टनर के साथ, या कई अभी तो बच्चे भी भेजने लगे हैं। मोस्टली देखेंगे ना तो जॉइंट फैमिली में लाइक डिवोर्स केसेस भी देखेंगे तो जॉइंट फैमिली में कम होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिली से अगर मैं बोलूँ तो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है मैम? देखो, मैरिजेस जो है ना, पहले दो इंसान में नहीं होता था, दो परिवारों में होता था। क्या सोशल मीडिया काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप में? सोशल मीडिया हर रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। स्पाउस के रिलेशनशिप में भी, माँ बच्ची के रिलेशनशिप में भी, फ्रेंड्स में भी। लोग फोर्सफुली मैरिज करते हैं या मैरिज भी उस इंटेंशन से करते हैं कि उन्हें एलिमनी लेनी है। न्यू जनरेशन जिसको हम जेनजी बोल रहे हैं, वो आजकल बहुत ओपनली मल्टीपल रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? मैं भी एक जेन जी बच्चे की पेरेंट हूँ, तो फिर कैसा होता है ना, हमने खूब जेंटल पेरेंटिंग की है। तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती है। मैम आजकल हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग है जैसे, बट हाउस होल्ड चोर्स जो हैं वो विमेन ज़्यादा देखते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं? नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है पॉडशॉट। आज जिस हम गेस्ट से मिलने वाले हैं वो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। उनका नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। ये रिलेशनशिप पे बात करते हैं, मैरिजेस पे बात करते हैं, एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। और आशा करता हूँ जब ये पूरा पॉडकास्ट कंप्लीट होगा तो एक आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो कि आपके लाइफ को आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। तो आइए मिलते हैं मंजू कायरा मैम से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्जेशन। बिल्कुल मैम, वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू अगेन। मैम आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोग अपनी बातचीत की लैंग्वेज रील्स ओरिएंटेड हो गई हैं। मीन्स वो रील्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वेदर लव हो या हेट हो या एनी डिस्कशन, उनके रील ड्रिवन ज़्यादा हो गए। तो क्या ये फेक कंपैरिजन क्रिएट करता है कि ये गुड है आज के जैसे हम डिजिटल एरा में देखें तो? हाँ, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है तो हम देख रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया। हमको इतना फास्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पहले हम 3 घंटे की मूवीज बहुत आराम से देख लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमको क्योंकि रील्स देखने की आदत हो गई है तो हम 15 सेकंड के ऊपर हमारा अटेंशन स्पैन नहीं है। एक वो चीज हो गई, इसलिए हम रील्स बहुत ज्यादा देखने लग गए। किसी के पास पेशेंस नहीं है कि कोई 3 घंटे की मूवी देखे या कोई 100 पन्ने की किताब पढ़ ले। ये पेशेंस अब लोगों के पास नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो रील्स बना रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है, वो एक बहुत ही छोटे से फ्रेम में एक बहुत स्वीट सा पिक्चर पोर्ट्रेट कर देते हैं, और वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। लेकिन वो 15 सेकंड में जो वो दिखा रहे हैं वो इस तरीके का एक फैंटेसी वो बना देते हैं कि हमको लगता है वही पूरा सच है। और फिर जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारे पार्टनर के साथ, या कई अभी तो बच्चे भी भेजने लगे हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हम सोचते हैं कि बस 15 सेकंड में हम मैसेज कन्वे कर दे। तो रील्स ही बेस्ट सब्स्टिट्यूट लग रहा है, क्योंकि किताब किसी को देंगे तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो पढ़ेगा उसको, या बोल दे कि कोई मूवी सजेस्ट कर ले कि आप ये मूवी देख लो तो मेरी भावनाएं व्यक्त हो जाएंगी, वो तो अभी पेशेंस नहीं है। तो रील्स के थ्रू सैडली बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड आई ऑनेस्टली डू नॉट रेकमेंड एनीबॉडी। ये रील्स का कल्चर ही बहुत खराब है। अभी हम भी हमारे पॉडकास्ट को छोटे छोटे रील्स में डालकर प्रमोट करते हैं, बट वो प्रमोशनल होता है। उसके लिए भी पूरा अगर आपको समझना है तो आपको पूरा देखना ही होता है। इसीलिए जो भी छोटी सी भी कहानी हमको बताई जा रही है उसके पीछे और बहुत कुछ होता है, तो उसके डेप्थ में जाने के लिए हमको डेप्थ समझने की जरूरत है।
रील्स से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली मेन उनको क्या लगता है ना किसी को भी कि वो रिलेटेबल है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं भेज रहा हूँ, तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है शायद वो होगा। हर फेज में ना ऐसे अगर हम 1 से 10 तक काउंट करें ना, तो हम सब अगर समझ रहे कि हम 1 से 10 तक जा रहे हैं तो कोई ना कोई फेज में हमको रिलेटेबिलिटी लगेगी। हाँ जी। लेकिन थोड़ा पीछे शायद कुछ और होगा, थोड़ा आगे कुछ और होगा, लोग वो नहीं समझ रहे। वो समझ रहे चलो इसकी आज लड़ाई हुई थी, मेरी भी लड़ाई हुई, सेम सिचुएशन है। हाँ। अब वो नहीं देख रहे कि उस लड़ाई के बाद उसने पीटा था या उस लड़ाई के बाद वो डिनर पे ले गया था, वो कहानी किसी को नहीं पता। फेयर साइड दिख रहा है बस। हाँ, मतलब उसके बाद बुरा भी हो सकता है, उसके बाद अच्छा भी हो सकता है, उससे पहले भी बुरा हो सकता है, उससे बाद भी। लेकिन हम एक छोटा सा एक चीज, मतलब हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हाँ, राइट। हमारी लाइफ भी ऐसी है, पर उस हीट ऑफ द मोमेंट और उस संकुचित जो हमारा उस टाइम माइंडसेट होता है ना, उसमें बस हम उसी को पूरी दुनिया मानते हैं। लेकिन लाइफ तो बिना अप्स एंड डाउन के चलने वाली ही नहीं है। तो हाँ, रील्स का कल्चर बहुत खराब है। एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें रील्स को इतनी गंभीरता से लोग बना रहे कि पूरी कहानी 15 सेकंड में दिखाना चाहते हैं। ये बहुत ही मिसलीडिंग तरीका है इन्फॉर्मेशन देने का। मेनली लोगों को कई बार अपने व्यूज बढ़ाने के लिए भी स्पेशली ऐसे बनाते हैं, मुझे लगता है। हाँ, हर चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मैग्नीफाई किया जा रहा है, लार्जर देन लाइफ पिक्चर बनाया जा रहा है। और कुछ लोग तो शायद इससे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ रील्स देख रहे हैं, उसको सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं बैठकर। राइट, ये सही कहा आपने। तो मैम आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया का यूज ओवर यूज में चेंज हो गया है, मतलब ज्यादा ही लोग ओवर यूज कर रहे हैं, तो आपस में कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई है। जो पहले लोग साथ में बैठ के बात करते थे, आजकल वो नहीं है। डेफिनेटली सोशल मीडिया का ओवर यूज हुआ है, और जहां तक मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है इसको, सोशल मीडिया ओवर यूज जो है वो कोविड के टाइम से बढ़ गया है। क्योंकि तब तक एटलीस्ट पेरेंट्स क्या कर पा रहे थे कि वो बच्चों को ना कहीं लिमिट कर पा रहे थे कि 8th में आएगा तो फोन देंगे, या 10th के बाद तुमको सोशल मीडिया अकाउंट खोलने देंगे। तो कोविड के टाइम क्या हो गया, स्कूल सारे ऑनलाइन हो गए, तो सारे बच्चे चाहे वो 2nd में हो, चाहे 3rd में हो, चाहे 4th में हो, चाहे 5th में हो, सबको फोन दिया गया। और एक बार तुम्हारे हाथ में कोई टेक्नोलॉजी आ गई ना, देयर इज नो ड्रॉइंग लाइन। राइट। वहां तुम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो। फिर वो गूगल भी कर रहा है बच्चा, फिर वो उसमें क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, सिर्फ लॉगिन करके कुछ और भी कर रहा है। इट जस्ट वेंट आउट ऑफ हैंड। कोविड के टाइम ये आउटबर्स्ट हुआ है। मतलब मैम रेगुलेशन भी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी यूके में आप देखिए कि 16 इयर्स के बिलो बच्चों को सोशल मीडिया यूज करना अलाउड नहीं है। और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज में। जो लोग बनाते हैं ये सब सोशल मीडिया, उनके बच्चे इनको यूज भी नहीं करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये हमें बेचा जा रहा है, हमारे यूथ को खराब किया जा रहा है। यूथ को तो चलो बाद में थोड़ा सा समझ आ जाता, बड़े बहुत छोटे छोटे बच्चे इसको एक्सपोज हो जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों से ऐसा डांस कराया जाता है, बहुत चीजें कराई जाती है, और मुझे नहीं लगता हर बच्चा खुश होके वो कर रहा है। बस टू मच ऑफ अटेंशन, बहुत सारा अटेंशन, ओवर एक्सपोजर, और जितना नॉलेज डाउनलोड हमारे दिमाग में हो रहा है अननेसेसरी, उतने की जरूरत नहीं है। इससे ये हो रहा, फोकस हट जाता है। हाँ, राइट। कोई भी एक चीज पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो पेशेंस ही नहीं बचा है। मतलब कई बार होता है, अगर हम भी एक दिन जरा ज्यादा रील्स अगर देख ले, तो अगर जो चीज जिस काम से हम फोन उठाते हैं हम उसको भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। और कुछ और खोलते हैं, और फिर कुछ और फिर कुछ और वो हम कहीं और चले जाते हैं। तो बच्चों को भी क्या ही दोष दे, मतलब बहुत थिन लाइन हो गई, इसको बिल्कुल रेगुलेट करना मुश्किल हो गया। बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि हम इसको कंट्रोल कर पाए, एटलीस्ट इन फैमिली सेटअप। हाँ मैम, कई बार क्या करते हैं, दोनों कपल्स फोन देखते हैं, तो जो बच्चे हैं वो भी उसमें एडिक्टेड होते जा रहे हैं। हाँ, मतलब मम्मी फोन देख रही होगी और बोलेगी फोन मत देखो, अपना पढ़ाई करो। तो वो हम एक हिपोक्रेट जैसा बिहेवियर उस टाइम दिखा रहे होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब सभी को ये रेगुलेशन लाने की जरूरत है, मतलब डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। मतलब तुम पेरेंटिंग जब करते हो ना, तो बच्चे की पेरेंटिंग करने के लिए पेरेंट्स को भी अपने आप को कोच करना पड़ता है। नॉट लाइक गोइंग टू अ कोच और समथिंग एवरी सिंगल टाइम, बट एक पेरेंट कोई जन्मजात पेरेंट तो नहीं होता है। हाँ, राइट। अगर तुम्हारा बच्चा 10 साल का है तो तुम पेरेंट 10 साल के हो। अगर तुम्हारा बच्चा 1 साल का है तो तुम पेरेंट 1 ही साल के हो, भले तुम्हारी उम्र 40 साल की है। राइट। तो ये हमको समझने की जरूरत है। हम ये नहीं सोच सकते मैं 40 साल का हूँ, 1 साल का। पेरेंट हम 1 ही साल के हैं। हाँ, राइट। हमको बहुत कुछ उस बच्चे को समझ के हमको बदलने की जरूरत होती है।
घर के आसपास वो चीजें बदलने की जरूरत थी जो हम चाहते हैं उस बच्चे में बदलाव आए, या हम जो चीज उस बच्चे में लाना चाहते हैं वो हमें पहले हमको इनकलकेट करना पड़ता है, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, तो मैम आपको लगता है, लाइक आपकी बातों से तो लग ही रहा है, बट क्या सोशल मीडिया काफी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप में? सोशल मीडिया हर रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर स्पाउस के रिलेशनशिप में भी, माँ बच्चे के रिलेशनशिप में भी, फ्रेंड्स में भी। मतलब अगर समझो कोई बच्चा गेमिंग में है, उनका कोई आज टूर्नामेंट है, गेम्स के भी ऑनलाइन टूर्नामेंट्स होते हैं, तो अगर वो गेमिंग में है तो अगर फिजिकली कोई उसका दोस्त बुला रहा है खेलने तो शायद वो आनाकानी कर जाए कि मेरी टूर्नामेंट है, आज मैं ये खेलूंगा। तो ये दोस्ती भी नहीं करने दे रहा है अच्छी वाली। हाँ, राइट। ये पेरेंट्स से भी दूर कर दे रहा है बच्चे को, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं अगर उनको अकेले मिल जाए, फोन मिल जाए और उनको अकेला टाइम मिल जाए, तो वो सोचते चलो बढ़िया है, अभी मम्मी पापा चले गए, मैं बढ़िया से खेलूंगा, टोकने वाला कोई नहीं है, वो भी खुश है, तो ये डिस्टेंस ही क्रिएट हुआ। हाँ, राइट। हस्बैंड वाइफ भी अगर दिन भर अगर कोई जॉब करके आ रहा है या वाइफ नहीं भी कर रही है या कर भी रही है, तो उनका बॉन्डिंग टाइम तो शाम को ही है, आपस में वो जो भी बात करेंगे फैमिली के बारे में, तो वो करके बातें होती है। वो अपने फोन में लगा है, वो अपनी फोन में लगी है, और हूं पे बातें हो जाती है, वो रजिस्टर तक नहीं होता है। राइट। सारा फैमिली का माहौल खराब हो जाता है इसी चक्कर में, क्योंकि कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। कोई नहीं सुन रहा है। हम हूं भी कर रहे हैं ना, हम बस अगले को बुरा ना लगे या बस एक्नॉलेज कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं हो रहा कुछ भी। राइट। और इनफैक्ट मैम अभी रिसेंटली कई केसेस भी आए हैं बच्चों में जहाँ पे वो दे आर सो एडिक्टेड टुवर्ड द फोन कि अभी वो बोलना छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, जैसे 5-6 साल की उम्र तक, उनका बहुत ऑब्जर्वेशन और ग्रास्पिंग चलता है, तभी वो ज्यादा बोलते नहीं, तब वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो घर में ना बहुत सारी शांति हो चुकी है, क्योंकि जो फैमिली टॉक्स होते हैं ना, जो एक हम लोग बचपन में जो देखते थे कि लिविंग रूम में बैठे हैं, कोई दादाजी चेयर पे बैठा है, कितना जैसे हम कम्युनिटी लिविंग के बुक में भी एक पिक्चर देखते कि दादाजी चेयर पे बैठे अखबार पढ़ रहे, दादी कुछ कर रही है, मम्मी कुछ कर रही। एक लिविंग रूम का जो कॉन्सेप्ट था, वहां पे सारे होते थे और कुछ ना कुछ बातें हो रही होती थी। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अभी कोई आपस में बात नहीं कर रहा है, तो बच्चा ऑब्जर्व कुछ नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली। और अगर उसको ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है, उसको ग्रास्प नहीं कर रहा है, उसको वोकैबुलरी नहीं मिल रही है, वो बात क्या करेगा? हाँ, सही बात है। वो 1-2 कीवर्ड्स उठा लेता है, जो जैसे माता पिता बात कर रहे हैं और कोई बात कर रहा है, जैसे मेड से बात कर रहे हैं। कई बार तो बच्चे मेड्स की भाषा बोलने लग जाते हैं। हाँ, exactly. क्योंकि वो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं बच्चे से, वो तो फोन लेके घूम नहीं सकती घर में, तो वो बात कर रही है। या उनके पास पेट है, पेट क्या बोलेगा? हाँ, सही बात है। तो इसी चक्कर में बच्चे लेट बोल रहे हैं और लोनलीनेस भी आ गई मैम। हाँ, बहुत डिटैच हो रहे हैं। मतलब बच्चों का स्वभाव भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे हो जाता है। जबकि ऐसे कैसे स्टेज पे पहुंच जाते कि आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता नहीं। आप बता सकते कि ये इशू हो रहा है और इसको ये हो रहा है, इसे पेरेंट बता पाना चाहिए। अगर पता नहीं क्या हो रहा है बच्चे को, अगर पेरेंट ये जवाब दे रहा है, तो वी हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। एग्जैक्टली, राइट। बट मैम आप मोस्टली देखेंगे ना, तो जॉइंट फैमिली में लाइक डिवोर्स केसेस भी देखेंगे तो जॉइंट फैमिली में कम होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिली से अगर मैं बोलूं तो मेट्रो सिटीज में ज्यादा होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है मैम? देखो, मैरिजेस जो है ना, पहले जैसे अभी एक आध जनरेशन पीछे तक ना, मैरिजेस 2 इंसान में नहीं होता था, 2 परिवारों में होता था। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ना लड़का परफेक्ट होता ना लड़की परफेक्ट होती। और परफेक्ट अगर उस टाइम लगे भी ना, तो धीरे धीरे वो जब रियल उनका आता है, तो हम इंसान है, हम में कुछ ना कुछ कमियां होती है जी। जो उभर के आने लग जाती है सामने। पर पहले सब समझा देते थे, लिहाज होता था कि ये हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि इन्होंने कराया है, पापा बुरा मान जाएंगे। फिर और भी रिश्तेदारी होती थी, घर में भाई है, बहन है, उनके रिश्ते नहीं होंगे, क्योंकि पहले अगर फैमिली में डिवोर्स हो जाए तो आगे रिश्ते नहीं होते थे घर में। बहुत दिक्कत आती थी। ये एक जनरेशन पहले तक की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस लिहाज में, जैसे अगर बड़ा भाई है तो वो बड़ा ध्यान देगा पूरे घर का और उनको सबका ख्याल होता है, तो रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं था। सोसाइटल प्रेशर। हाँ, और अभी सारे मेट्रो सिटीज की तरफ आ गए धीरे धीरे, वो काम के लिए अपनी फैमिली ले आए, बच्चा लाए। तो न्यूक्लियर फैमिली बाय चॉइस ना होते हुए कभी कभी बहुत मजबूरी में भी हो गई है, क्योंकि पेरेंट्स गांव में रह गए और बच्चे आ गए,
हस्बैंड आ गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए ले आए, तो वो धीरे धीरे ना डिस्कनेक्शन क्यों होने लग गया ज्यादा उनमें, क्योंकि हस्बैंड दिन भर काम कर रहा है, वाइफ या तो काम कर रही है, या तो घर का काम कर रही है, या तो ऑफिस में कर रही है, तो उनमें इमोशनल डिस्कनेक्शन होने लग गया। जब वो जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, तो वो घर भी आ जाते हैं ना, तो 10 लोग होते हैं बात करने के लिए। तुमको कितना भी प्रेशर हो ना कोई समझाता, चल कोई नहीं, चल होता है, हमारे साथ भी हुआ, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो जीवन है, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। अब हस्बैंड अगर अपना कोई गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो वाइफ भी बोलेगी मैं भी अकेले ही कर रही हूँ। उसके पास भी तो रेफरेंस है जॉइंट फैमिली का, कि उसकी मम्मी है, उनकी नंद होती है, भाभी होती है, समझाती है, बताती है, देखती है, टाइम पास होता रहता है। लेडीज का जॉइंट फैमिली में बहुत टाइम पास हो जाता है, अच्छा बुरा सब कुछ होता है। गॉसिप भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, बातें भी हो जाती है, पर टाइम कट जाता है, और लड़ने का टाइम इतना होता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम है, बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन, डिस्कनेक्शन है, तो एक दूसरे को धीरे धीरे समझना, एक दूसरे के बारे में जानना ही बंद हो जाता है। और फिर डिफरेंसेस, फिर ड्रिफ्टिंग अवे, ये सब शुरू हो जाता है। ये मेन रीजन नहीं है डिवोर्स का, बट हाँ अल्टीमेटली हो जाता है इसके वजह से भी। बहुत सारे लोग फिर भी संभाल लेते हैं, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर ट्रू सेंसेस में देखें तो लोग संभाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, ओवर एक्सपोजर भी है चीजों का। एक चीज और इसमें ऐड होती है कि पहले डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं था, अब आप 6 से 8 महीने में इजीली डिवोर्स ले सकते हो। पहले अगर एक पार्टी को सिर्फ डिवोर्स लेना है तो दूसरे को लड़ना पड़ता था, सालों साल घसीटते रहो, इतना आसान नहीं, इतना किसी के पास टाइम नहीं था, टाइम भी लगता था, पैसा भी लगता था। अब वो भी इंस्टेंट हो गया है, जल्दी हो जाता है, तो सोचते हटाओ यार, खत्म करो। और मैम इसी से कई क्राइम भी बढ़ गए हैं, जैसे एलिमनी का नया केस आप देख रहे होंगे कि लोग फोर्सफुली मैरिज करते हैं, या मैरिज भी उस इंटेंशन से करते हैं कि उन्हें एलिमनी लेनी है। अभी जैसे एक युवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा एक सेलिब्रिटी हैं, तो उनके केस में भी यही हुआ। एक 5 years के मैरिज चली, उसके बाद में डिवोर्स हुआ, एंड बोथ आर वर्किंग एंड बोथ आर सेल्फ डिपेंडेंट, स्टिल आस्किंग फॉर एलिमनी। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? देखो, इसके टेक्निकल्स तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर मैं बोलती हूँ जैसे लड़कियां अगर आप कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि एलिमनी के लिए शादी करती और छोड़ देती, तो लड़के भी शादी डावरी के लिए कर रहे हैं। तो इट इज देयर इन, मतलब हमारे इंडिया में ऐसा हुआ है, सोसाइटी में बहुत होता आया है। ये जस्टिफाइड नहीं है, ये गलत है इस तरफ भी और उस तरफ भी। और जहां तक मैंने समझा है, अभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर 1955 में ये कोट किया गया है कि एलिमनी जेंडर न्यूट्रल है। ये नहीं है कि लड़की को ही मिलेगी, वो तो लड़के को भी मिल सकता है। वो तो है कि आप अपना केस किस तरीके से लड़ते हो, कैसा आपको लॉयर मिल जाए, किस तरीके से, और कितने आप बेहतरी से उसको दिखा सकते हो कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, वो अनएम्प्लॉयड है, मेरे को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, मेरे पे पैसे नहीं है, उसके है, उसके ज्यादा है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया। आप जिस तरीके से इसको लड़ पाओ, ये डिफरेंट बॉल गेम है। मतलब इसको हम ना कोर्ट नहीं कर सकते ठीक से, सही गलत मोरालिटी पे। आप खुद तो नहीं लड़ पाओगे ना, इसके लिए आपको किसी को हायर करना है। अब वो सारा उस बंदे पे डिपेंड होता है कि ये कैसे घुमाएगा इसको। बट मैम, सेपरेशंस और डिवोर्सेस के रीजंस क्या होते हैं मेनली? आई वोंट से यू कैन कैटेगराइज ऑल, बट एक मेन जो रूट कॉज आपको लगता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स? मुझे लगता है अभी जैसे पहले सेकंड मैरिजेस वगैरह इजी नहीं होते थे, अभी बहुत इजी हो गया है कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और पीपल आर देयर। मतलब आप जब किसी रिलेशनशिप में हो तभी भी लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो थोड़ा जिनके मोरालिटी इश्यूज आ जाते हैं, तो उनको शादी तोड़ना भी आसान हो जाता है, दूसरी शादी करना भी आसान हो जाता है, उसको भी तोड़ना आसान हो जाता है। मॉरल वैल्यूज की कमी होने के वजह से ही ये चीजें आ जाती है, क्योंकि कोई भी मैरिज कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। राइट, इट्स नेवर परफेक्ट, इट कैन नॉट बी परफेक्ट बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। कल को आपका स्पाउस कुछ गलत करेगा, एक दिन आप गलत करोगे, ये तो चलता रहेगा। अभी स्पाउस के बीच में ही डिवोर्स क्यों होता है? आपके बच्चे से भी तो आपकी लड़ाई होती है, आपके पेरेंट्स से भी आपकी लड़ाई होती है, हम उनको तो डिवोर्स नहीं दे सकते। तो यही एक रिलेशनशिप हमने ऐसा क्यों रखा है कि नहीं बन रही है तो छोड़ो, किसी काट के फेंको, ऐसे नहीं होता है ना। आपके बच्चे के साथ भी तो आपकी नहीं बन सकती है, वहां क्यों नहीं डिवोर्स आता है? क्योंकि मैम स्पाउस का रिलेशन जो होता है वो हम अर्जित करते हैं,
हाँ एंड बाकी रिलेशंस हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, मतलब यू हैव नो ऑप्शन। लेकिन हमारे हिंदू कल्चर में तो हाँ, ऐसा नहीं है। मैरिज right. सप्तपति बोलते हैं, मतलब हाँ, आप वो 7 कस्में लेते हैं, सारे भगवान को साक्षी मानते हैं, गॉड से बड़ा कोई रिलेशनशिप तो नहीं होता है ना। राइट। तो वो तो, और लाइफ पार्टनर तो गॉड सेंट होता है। हाँ, वो तो आपका मतलब वही आपके लिए बना होता है, वो कोई रैंडम इंसान नहीं होता है जो आपके लाइफ में आता है। Nobody just walks into your life and you cannot marry that person. हाँ, exactly. वो पर्सन आपके लिए बना होता है, इसीलिए आपके लाइफ में आता है। There's lot, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, हर रिश्ता वो भगवान ने आपके लिए वैसा ही बनाया होता है। स्पाउस भी वैसे ही एंटर करता है, बस अब नेचर का सिस्टम वैसे है कि वाइफ बाहर से आएगी तो वो बाहर से आएगी, पर इट इज ऑल डिवाइन एंड डेस्टिन्ड। बस ओवर एक्सपोजर, सहन नहीं कर पाना और इजीली ब्रेक करने का जो ऑप्शन है लोगों के पास, पीपल बीइंग ओके विद कि चल नहीं चल रहा है तो छोड़ दे, तो ये सब पहले नहीं होता था। पहले तो चल यार कोई नहीं, होता रहता है सबके घर में। हाँ, ये बोलने वाला कोई नहीं है। राइट मैम, इसी पे मैं एक एड ऑन पॉइंट कहना चाहूंगा कि जैसे रिलेशनशिप के 3 स्टेजेस होते हैं जहां तक मुझे पता है। पहले में फैंटेसी पीरियड होता है जिसमें सब अच्छा अच्छा लगता है, लाइक एवरीथिंग इज लुक लाइक पिंक। और फिर सेकंड फेज आता है जहाँ पे आपको उनके लूप होल दिखते हैं। जब आपका फैंटेसी पीरियड में आपके फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल नीड्स पूरे हो जाते हैं, देन यू गो टू द लूप होल पीरियड जहाँ पे आपको पार्टनर्स के लूप होल दिखते हैं और मोस्टली वहीं पे डिवोर्सेस होते हैं। एंड थर्ड फेज जब आता है जब आपको एक्सेप्टेंस हो जाती है एंड वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं रिलेशनशिप। तो जो आपने लूप होल पीरियड बोला ना, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंगली वो रियलिटी चेक वाला पीरियड है। अच्छा। कि हमको ना कोई, मतलब वो बोलते ना, कोई पिंक ग्लासेस से नहीं, हम थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है। हाँ जी। कि ये पर्सन ऐसा है और ये पर्सन ऐसा है, अब मुझे इसके साथ आगे चलना है, मैं चल पाऊंगी या नहीं, ये मैं चल पाऊंगा या नहीं। ये ना बहुत सारा इस तरीके का सवाल बहुत इजीली इंसान जवाब दे पाता है या उसके अपने लाइफ में उतार पाता है अगर उसकी ना कंडीशनिंग अच्छी हुई हो, अगर उसके परिवार ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हो या उसने अपने परिवार में बहुत अच्छे रिश्ते देखे हो। अगर आपके परिवार में बहुत सारे ट्रॉमास है या बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जो नहीं चले हैं, तो हम स्पाउस को भी दुश्मन की तरह देखने लग जाते हैं। कि ये एक्स पार्टी है, ये बाहर से आया है। और कई लोग अगर वो कंडीशनिंग को ओवरकम कर दे, अगर उनके पास ऐसा भी है, कि इसमें हीलिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जब बहुत सारे ट्रॉमा से रिलेशनशिप के जो, और ज्यादा टाइम नहीं, 1-1.5 साल में ही जब उनको ये फेज आ जाता है, तो जब कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि अभी ये रियलिटी चेक का टाइम है। अब तुम अपनी कंडीशनिंग छोड़ दो और तुम्हारा वो जो ट्रॉमा है, दिस इज नॉट अबाउट दैट पर्सन दैट यू आर नॉट लाइकिंग, इट इज योर ओन ट्रॉमा जो उनको बचपन से या किसी भी वजह से उनके अंदर से आया है वो ट्रॉमा। तो जब वो अपने थॉट्स को जर्नलिंग करने लग जाते हैं और उनकी अपनी हीलिंग शुरू हो जाती है, तो वो इसको ओवरकम कर लेते हैं। तो ये रियलिटी चेक के बाद ही वो फेज आता है जब हम हार्मोनी की तरफ जाते हैं और सोचते कि चलो अब यही है और इसी के साथ निभाना है। हाँ। उसके लिए हीलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी कंडीशनिंग में इशू हुआ है, राइट। या आपका कोई ट्रॉमा बेस्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि किसी को डर लगता है, जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, शादी से भी डर लगता है लोगों को। कई बार तो पेरेंट्स के प्रेशर में आके बच्चे शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनको डर लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए मैम आजकल जेनजी मैरिजेस काफी अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, नहीं करना है, मैरिजेस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो 26-27 साल की उम्र में, हमारे लिए तो 26-27 साल में 2 बच्चे सबके हो जाते थे, तो अभी उनकी शादियां नहीं हो रही है। उनको या तो कमिट नहीं करना है, उनको या तो फिर रिलेशनशिप का जो सिनेरियो चल रहा है, मतलब आज की डेट में जो सोशल मीडिया के थ्रू या जहां से भी उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है रिलेशनशिप के बारे में, वो डरे हुए हैं। ये ज्यादा फन की बात भी नहीं है, ये डर ही है। हाँ, कि उनको कमिट ही नहीं करना है। पहले जो शादियां होती थी ना, 17, 18, 19 साल की लड़की होती थी, 20, 21, 22 साल का लड़का होता था, कच्ची मिट्टी के होते थे, तो उसमें ना आप कोई भी शेप डाल दो, घड़े को आप शेप दे सकते हो। लेकिन अब सब पक्की मिट्टी के हो जाते हैं। 25-26 के बाद लड़की शादी कर रही है, 30 के आसपास लड़का शादी कर रहा है, कोई ढलने को तैयार नहीं, किसी को अपनी कोई कंडीशनिंग में चेंजेस नहीं लानी है, तो क्लैशेस हो रहे हैं। वो क्लैशेस, अगर समझो मेरे जनरेशन में वो क्लैशेस आ रहे हैं, अगर लेट शादियां हुई है, तो अगर वो मेरे बच्चे देख रहे हैं तो वो डर जाएंगे,
वो नहीं करेंगे, उनको नहीं चाहिए ये ड्रामा। हाँ राइट। क्योंकि उन लोग नहीं घुट के रह सकते, दे हैव अ वेरी लाउड वॉइस, उनको एक्सप्रेस करना बचपन से सिखाया गया है। आजकल के छोटे बच्चे, आप कुछ डांट के निकल जाओ, आप बच नहीं पाओगे। right. वो आपको पकड़ के बुलाएंगे और बताएंगे कि आपने मुझे डांटा क्यों है, आप कौन हो, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, आपने मुझे क्यों डांटा, आपने मुझे कैसे डांटा, व्हाई डिड यू स्कोल्ड मी। राइट, वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। हम छोटे थे, हमारे पड़ोसी हमको तमाश लगा के चले जाए, हम कुछ नहीं कर सकते थे। राइट। पड़ोसी को हक होता था, चाचा ताऊ बुआ सब लोग हमको पीट दे, कोई मतलब नहीं, मतलब सबका बच्चे। मैम पेरेंट बोलते थे, टीचर्स को बोल के आते थे, अच्छे खूब पिटाई करो इनकी। हाँ, तो अभी वो जनरेशन नहीं रहा कि वो कुछ भी सह जाए। तो जो भी केओस हो रहा है, जहां भी उनको रिलेशनशिप में फेलियर दिख रहा है, देख रहे कि इंस्टेबिलिटी है, वो उसमें हाथ ही नहीं डालना चाहते, उनको नहीं चाहिए ड्रामा। दे आर वेरी अप अबाउट एंड लाउड अबाउट व्हाट दे वांट, वेरी क्लियर इन देयर माइंड। भले वो जेनजी थोड़ा गले की हड्डी हजम नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, हम तो ऐसे नहीं थे, ये ऐसे कैसे है, ये लिहाज क्यों नहीं कर रहे, ये इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चुप क्यों नहीं हो रहे। हमको चुप बोला तो हम चुप हो जाते थे, कोई सवाल नहीं पूछना है कि क्यों चुप होना है, चुप हो जाते थे। आजकल के बच्चे को आप चुप नहीं करा सकते हो। तो यही वजह है कि मतलब जेनजी वही करेगी जो उनको लगेगा कि मुझको करना है। Okay. उनको ठीक लग रहा है, इसमें से उनका कुछ भला होगा, उनको भला नहीं दिख रहा वो नहीं करेंगे। बट मैम ये न्यू जनरेशन जिसको हम जेनजी बोल रहे हैं, वो आजकल बहुत ओपनली मल्टीपल रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है? मैं भी एक जेनजी बच्चे की पेरेंट हूँ, तो फिर कैसा होता है ना, हमने खूब जेंटल पेरेंटिंग की है, खूब एक्सप्रेशन दिया है उनको कि रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, पूरा जैसा मन में है वैसे बोलो, यू विल नॉट बी जज्ड, नो जजमेंट्स। तो आपने पूरा एक्सप्रेशन दिया है, तो अब जैसा जैसा फील हो रहा है सुनो फिर। राइट। हम ही ने तो उनको बोला है ना, कोई जजमेंट्स नहीं होंगे, तो अब नहीं जज कर सकते हम। हाँ राइट। हमने बोला होम इज अ सेफ प्लेस, you can say whatever you want, we are here to understand you, we are not here to judge you, now please try to understand them. But ma'am ये some not on the judgment side, but इस तरीके से क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप आगे अफेक्ट होंगे, मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, आप बताइए। डेफिनेटली होंगे, रिलेशनशिप का पूरा कोर ही शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे पूरा कोर ही शिफ्ट हो रहा है। सो दे आर नॉट सीइंग थिंग्स एज वी सॉ। जैसे हमारे जनरेशनल रिलेशनशिप्स चलते आ रहे हैं, वो तो सारा शिफ्ट ही हो रहा है धीरे धीरे। जेनजी अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स भी कर रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, सरोगेसी से बच्चा कर रहे हैं, बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, ये जेनजी आगे करने वाले हैं। हाँ राइट। They are not going to invite a spouse, maybe they will have a child, however medically that is possible. Right. अभी तो मैम 20 साल बाद अलग ही होगा। मैं चाइनीज उस दिन पढ़ रहा था, चाइना में रोबोट बेबी क्रिएट करेंगे। It is very sad because masculine और feminine energy जब साथ में आती है तभी कुछ अच्छा और पावरफुल होता है, लेकिन वो डिसबैलेंस एनर्जी का हो ही चुका है, वो हो ही रहा है। It will take a lot to reverse this and it's not as much possible. जैसे हमारे 2 जनरेशन पहले हम देखते थे जॉइंट फैमिली क्या होती थी, आपके ताऊ चाचा दादी, आपकी मम्मी ननद भाभी सब बहुत सारे साथ में रहते थे, वो जॉइंट फैमिली थी। हमारे जनरेशन तक जॉइंट फैमिली हो गई, सास ससुर हस्बैंड बच्चा, तो उनके टाइम पे कुछ तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आने ही वाला है। We'll just have to wait and watch how they want their world around. बट मैम हर जगह हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इनफैक्ट न्यू जनरेशन ज्यादा करते हैं, इनफैक्ट मेंटल केसेस अभी ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब मेंटल इश्यूज ज्यादा बढ़ गए हैं कंपैरेटिव टू प्रीवियस, जबकि बातें आज ज्यादा होती हैं। तो आपका क्या कहना है मैम इस पे? मेंटल हेल्थ के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। बहुत सारे बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जो एनवायरनमेंट था हमारा पहले जैसा वैसा अब नहीं है। अभी जो हम फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं वो इतना सारा पेस्टिसाइड से स्प्रे किया हुआ है, फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं वो इतना सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है। जब वो पेड़ के ऊपर से कीट कीटाणु सारे मार रहा है तो वो हमारे बॉडी में भी जाके तो कितना सारा चेंजेस कर रहा होगा, कितने सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रहे। तो बॉडी की जो अपनी हीलिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से हमको जब स्ट्रेस होता, ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस अभी कुछ नया हुआ है, पहले भी लोगों को स्ट्रेस हुआ करता था, लेकिन जब दिन भर वो काम करता था, थकता था, स्ट्रेस आता था, वो सो जाता था तो बॉडी रीजेनरेट हो जाती थी, वो हील हो जाता था। लेकिन अभी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी भी कम ही हो गई है पहले से। तो
डिस्पाइट कि हम सो रहे हैं तो भी हमारा बॉडी हील नहीं हो रहा है और हम फिर अगले दिन उस रैट रेस में लग जा रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। पीयर प्रेशर भी एक चीज है कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो अगले के पास है वो भी चाहिए, उसके पास है वो भी चाहिए, उसके पास है वो भी चाहिए। पहले पता भी नहीं चलता था किसके पास। हम उस कल्चर से आए हैं कि हमारे पास अगर कोई कीमती चीज है तो हम उसको छुपा कर रखते थे। अभी ग्लोरीफाई। अब अपने आईफोन लिया, आपने स्टोरी पे पहले डाला, अब आप ले रहे हो, आपका कोई कजन भी ले रहा है, आपका कोई दोस्त भी ले रहा है, जो नहीं ले पा रहा है उसको बुरा भी लग रहा है। राइट। भले आपको वो मुंह पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है लेकिन उसको अंदर से शायद अच्छा ना लग रहा हो। तो इस तरीके का पीयर प्रेशर, कंपैरिजन बहुत तरीके के, लड़कियों में तो इतना सारा है, परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट स्किन चाहिए, परफेक्ट हेयर चाहिए, ये भी छोटी छोटी चीजें अफेक्ट कर रही है। आज एक पिंपल आ गया, परेशान हो गई लड़की, 2 बाल ग्रे हो गए, परेशान हो गए। सबकी बात बोल रहे हैं, हम भी परेशान हो जाते। क्यों? इतना सारा पीयर प्रेशर है, हर तरीके का ये पीयर प्रेशर ही है, कंपैरिजन ही है। हम कहीं से खुश नहीं हो रहे, हमको बस कमियां 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 ही दिख रही है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, फिजिकली ऐसा चाहिए, मेंटली ऐसा चाहिए, फिर पोजेशंस में ये चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, बॉडी भी परफेक्ट चाहिए, खाना भी वही खाना है जो नहीं खाना चाहिए। तो कंडीशनिंग हो गई है लाइफ। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जब इतने सारा चीज हमको स्टिमुलेट कर रहा है, ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन है हमारे बॉडी को। आपका बॉडी रेस्ट नहीं कर रहा है, आप सो भी रहे हो तो आप ये सोच रहे हैं मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये लेना है, उसने वो ले लिया। हमारे बैक ऑफ द माइंड भी वही रन कर रहा है, आपका ब्रेन रेस्ट ही नहीं कर रहा है। बट कॉन्स्टेंटली बॉडी जब स्टिमुलेट होता रहता है ना, तो आपका बॉडी एट रेस्ट जाता ही नहीं है, एट रेस्ट जाता ही नहीं है। In fact, I would say like sleep is the new luxury, ऐसा भी बोलते हैं आजकल। हाँ, अगर आप आराम से सो पा रहे हैं तो आप बहुत खुशनसीब है। ओके। क्योंकि आपको शांति की नींद आना आज के दिन में बहुत बड़ा बून है, समझ लो। नहीं आती है नींद, लोग ना स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, सुकून ही नहीं है, क्योंकि खुशी नहीं है। क्योंकि जो है वो पर्याप्त ही नहीं है। और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो क्यों मिल गया, अब ये नहीं चाहिए, अब वो चाहिए। उसी में पूरा मतलब हमारा माइंड हमेशा अनरेस्ट पे है। तो डेफिनेटली इफ यू आर स्लीपिंग वेल, नथिंग लाइक इट। और मैम जैसे स्टैटिकली आजकल आप देखेंगे तो डिवोर्स केसेस के रेट कंपैरेटिवली पहले से बढ़े, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अगेन आई विल से कि कोविड के टाइम पे जब हम एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में आ गए तो लोगों को कहीं भागने का मौका नहीं मिला। तो जिसका जो भी, जैसे किसी के कुछ ऐसे रिश्ते हो जो नहीं होने चाहिए वो सामने आ गए, सबके असली रूप सामने आ गए। अगर हस्बैंड काम पे जा रहा था तो वाइफ अपना काम कर लेती थी, उसको भी एक ब्रेक मिल जाता था हर चीज से। हर एक को ब्रेक चाहिए। जब कॉन्स्टेंटली somebody is on your face, तुम को अच्छा नहीं लगता है, तुमको एक कट ऑफ चाहिए हर चीज से। तो वो जब कन्फाइंड एनवायरनमेंट में बच्चे भी और हस्बैंड भी और अगर फैमिली मेंबर है, तुमको कॉन्स्टेंटली 24/7 तुम हमेशा कुछ ना कुछ, ब्रेन तुम्हारा एक्टिव है, नई बीमारी है, सारे नए प्रिकॉशंस है, इतने सारे चीज है, सबका असली चेहरा दिख रहा है। अब असली चेहरा मतलब सारे सब रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, मतलब फ्लॉज, मतलब यू डोंट गेट रेडी, यू आर इन द बेड ऑल द टाइम, तुम अच्छे से तैयार नहीं हो रहे हो, ग्रूम नहीं हो रहे हो, बच्चे भी वही हैं, बना रहे हो, खा रहे हो, घर कितना ही साफ होगा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट को ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो उस अनरेस्ट में मे बी सब लोग सफोकेट हो गए उस रिश्तों में। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों का तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चे या तो मम्मी के पास रहेगा या तो पापा के पास रहेगा। एक ही रिश्ता तोड़ सकता है इंसान, वो तोड़ने के चक्कर में लग गया, तो शायद इसीलिए डिवोर्स रेट बढ़ गया होगा फिर। जी मैम, आजकल हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग है जैसे, बट हाउस होल्ड चोर्स जो है वो विमेन ज्यादा देखते हैं, मतलब घर की जिम्मेदारी महिलाओं पे ज्यादा है कंपैरेटिव टू मेन। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इससे भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं? जहाँ तक हाउस होल्ड चोर्स की बात आती है ना, तो इसका जो रूट है ना, वो हमारे जो कल्चर में वो जो डीप रूटेड पेट्रियार्की है वहां से आती है। तो हमारे जो कल्चर में लड़कों से घर के कोई काम कभी नहीं कराए जाते थे, बहुत रेयर सिनेरियो है, नहीं कराए जाते थे। मैंने तो नहीं सुना कि लड़कों को कराया जाता था। रादर अगर कोई पेरेंट करवाना भी चाहे तो घर के एल्डर्स डिस्करेज करवा देते थे कि ये लड़कों का काम नहीं है। तो अब जब मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं फैमिलीज अपने वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, और वाइफ भी काम कर रही है और हस्बैंड भी काम कर रहा है,
तो दिक्कत ये आ रही है कि फिर वाइफ ऑफिस भी जा रही है और घर का भी काम पूरा उसी को करना पड़ रहा है, वो बच्चे संभालना हो या खाना बनाना हो या घर का रख रखाव हो, सारी जो जिम्मेदारी है वो फीमेल के ऊपर है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मेल चाहे भी तो भी वो हेल्प नहीं कर सकता अपनी वाइफ को, क्योंकि वो इक्विप्ड ही नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं गया है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। तो बिना ट्रेनिंग के वो काम में हेल्प ही नहीं कर सकता, बजाय कि वो खराब ही कर देगा कुछ करने जाएगा। तो सीधे से मतलब यहाँ आदमी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, वो जिस फैमिली से आता है वहां पे उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, उसको घर के कामों को इंट्रोड्यूस कराया है या नहीं, ये सारे कॉजेज हैं कि घर में वो हाथ नहीं बटा पा रहा है या बटा पा रहा है। हालांकि अभी थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन, कि लोगों को रील्स से ये मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो उसका हस्बैंड काम कर रहा है तो मेरा भी करेगा, तो वो भी रील्स से शेयर हो जाते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। इसमें मतलब जैसे कई बार हस्बैंड इंटेंशनली भी करना भी चाहते हैं, हाँ, बट क्या आपको लगता है कि उनके एल्डर्स उनको सपोर्ट करते हैं आज के टाइम पे? कई सारे बार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो परवरिश अपने बेटे को दी है वो गलत दी थी, और अब जो बाहर से जो लड़की आई है वो उसको कुछ रिकंडीशन करने की कोशिश कर रही है। तो ये उनके ईगो के लिए धक्का हो जाता है कि डिड वी फेल टू रेज आवर सन, कि अभी तुम आकर मुझे उनको सिखाओगी कि घर के काम भी करने हैं या कैसे करने। हमारे घर में तो कभी नहीं काम करा लड़के ने, आप कैसे करा सकते हो? हमने तो पानी का एक ग्लास भी नहीं उठवाया, तुम तो कैसे करा रही हो काम? तो हाँ, कई बार पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी अगर आ जाए एल्डर्स में और वो अपने बच्चों के पास आके रहे और देखे कि न्यूक्लियर फैमिलीज के और सिटी के चैलेंजेस क्या है, तो शायद ये भी संभाला जा सकता है। एंड यस, चेंजेस आते रहते हैं, वी शुड बी पॉजिटिव एंड ओपन टू चेंज, क्योंकि हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे अभी हम तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उसमें कोई, जैसे हम पढ़ाई लिखाई में कोई जेंडर में फर्क नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा भी होता था कुछ एक जनरेशन पहले तक कि लड़कियों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा था और लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, ऐसे फैमिलीज है, मेरे अपने परिचय में है। तो अब वो तो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं अपने बच्चे का एक फीस भर रही हूँ, अपनी बेटी का भी सेम भर रही हूँ, बेटे का भी सेम भर रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ दोनों जने काम करे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों जाने वाले हैं बाहर काम करने, तो घर पे भी आकर दोनों को करना है। तो हाँ, अभी हमारे जनरेशन के पेरेंट्स तो बॉयज को सिखा रहे, करा रहे, बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि आगे उनका घर अच्छा बने और वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ कर सके, अपने बच्चों के साथ कर सके, तो बहुत जरूरी है कि ये हाउस होल्ड चोर्स में भी जेंडर न्यूट्रलिटी लाने की बहुत जरूरी है। ओके, तो मैम अभी जैसे आप देखेंगे कि स्टैटिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे ग्लिडन है या एस्ले है, ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के डेटिंग एप्स है, तो इनमें काफ़ी ग्रोथ हुई है रेट्स में। तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से? हाँ, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, चीजें बहुत इजीली मिल जाती है, पर आपका अगर कोर स्ट्रांग है तो ये चीजें आपको बॉदर नहीं करेंगी। देखो, किसी चीज के बारे में जानना गलत नहीं होता है, नई चीजों को समझना गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम उसमें बह जा रहे हो, तुम अपने वैल्यूज को भूल जा रहे हो, फैमिली को भूल जा रहे हो, तो डेफिनेटली गलत है। कोई चीज का होना, जैसे अगर आपके सामने रख दूं, कोई एक करेला रख दूं और एक आम रख दूं, तो आपका चॉइस है ना, आप क्या उठा के खाना चाहते हैं। तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें परोसी जा रही है, इट इज अ प्लेटर, द एंटायर वर्ल्ड इज अ प्लेटर। सोशल मीडिया पे और भी धार्मिक चीजें भी तो है जी, तो चॉइस है ना, चीटिंग एक चॉइस है। हाँ, राइट। अगर आप चीट कर रहे हो तो वो चॉइस है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो वो चॉइस है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, राइट। तो एंड योर चॉइसेस मेक्स यू डिफरेंट। यस, इट इज ऑल अबाउट चॉइस, कि अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। आम की एक पेटी में भी देखोगे तो आप उसमें चुनोगे अच्छा वाला आम। हाँ, राइट। जब उसमें इतना चॉइस, एक जो खाने की चीज है कि अभी खाओगे और खत्म हो जाएगा, उसमें आप इतना दिमाग लगा के सोच रहे हो और उठा रहे हो और चूज कर रहे हो, तो ये तो लाइफ है। हाँ, राइट। एंड वी हैव टू इक्विप आवरसेल्फ, ये तो बढ़ेगा, ये तो सारा स्टिमुलस है, ये तो आपके सामने कितनी सारी चीजें आते रहेंगी,
तो आपका चॉइस है, आपको क्या उठाना है, आपको क्या नहीं उठाना है। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज होने चाहिए, आपके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज हाई होने चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ चॉइस एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, दिस विल ओनली इंक्रीज। तो हमको अपना ही शील्ड बनाना है, राइट। हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या पिक करना है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, इट इज ओनली इंक्रीजिंग। राइट। और ये मिड लाइफ क्राइसिस भी ज्यादा इसी की वजह से बढ़ रहे हैं, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिड लाइफ क्राइसिस में ज्यादा होते हैं? मिड लाइफ क्राइसिस का ऐसा है ना कि अभी हमारे पेरेंट्स के जमाने का देखें तो मिड लाइफ क्राइसिस वुड हिट अराउंड 40-45, जब बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हो गई, बेटा कहीं पढ़ने चला गया या उसकी भी शादी हो गई सेटल, तो एक ना वैक्यूम क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि आदत होती कि हस्बैंड काम पे चला गया, फिर बच्चों का स्कूल भेजना है, उनका आना जाना, उसी में पूरा दिन खत्म हो जाता था। विमेन डिडंट हैव एनी अदर लाइफ। अब क्या हो गया, क्योंकि शादियां लेट होने लग गई, तो मिड लाइफ क्राइसिस जो है ना, उसका भी एज जो है वो शिफ्ट हो गया है। अब ये 55 से 60 हो गया है। अच्छा। पहले 40 से 45 था, अब ये 55 से 60 हो गया, क्योंकि शादी लेट हो रही है। तो अब वो ऐसे फेज में फ्री हो रहे हैं जहाँ पे उनको हेल्थ इश्यूज भी आने लगे। अब इसके साथ एक चैलेंज ये आता है कि जब मिड लाइफ क्राइसिस का जो फेज होता है ना, हम वेट कर रहे होते हैं एक्चुअली उस टाइम का, क्योंकि हम सोचते हैं अब बच्चे की शादी हो गई तो अब हमको हमारे लिए टाइम मिल जाएगा। एटलीस्ट जिन लेडीज ने या जिन आदमियों ने अपने लिए कभी जीवन में टाइम नहीं निकाला होता है, तो सोचते हैं अब हम घूमेंगे, तीर्थ करेंगे या अब्रॉड जाएंगे, जैसा भी उनका मन हो उनको वो करना होता है। पर और वो प्रिपेयर्ड नहीं होते इस चीज के लिए कि जब बच्चों की शादियां हो जाती है उसी टाइम उनके पेरेंट्स भी बूढ़े होने लग जाते हैं, तो वो इस जिम्मेदारी से निकलते हैं और वो उस जिम्मेदारी में चले जाते हैं, और इस बीच में जहाँ पे उन्होंने अपने लिए रखा था जो फेज, वो उनको मिल नहीं पाता है। वो फिर परेशान हो जाते कि मैंने तो सारा लाइफ बच्चों का करा, अब मुझे ये करना है, इसमें मैं कहीं नहीं जिया। नो, दिस इज नॉट अबाउट द पेरेंट्स, वो उनके हिसाब से ही एज हो रहे, बच्चों का जो करना है वो करना ही था। थिंग इज दैट हम क्योंकि रोज नहीं जी रहे, हम एक दिन जिएंगे के लिए रह रहे, तो मिड लाइफ क्राइसिस उन्हीं लोगों को आता है जो सोचते कि एक दिन मैं जीऊंगा, मैं रिटायर होऊंगा तब मैं ये करूंगा, मेरे बच्चे की शादी होगी तब मैं ये करूंगी। पर वो भी बहुत सारा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अभी पहले लोग वर्ल्ड टूर पे नहीं जाते थे, इतने ट्रिप्स नहीं करते थे जितना अब करते हैं। हाँ जी। अभी पहले नहीं जाते थे इतना, लोग इतना नहीं घूमते थे, बहुत उठा गांव चले गए, अपने किसी तीर्थ चले गए, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, कहाँ हाँ, जा रहे हैं। तो मिड लाइफ क्राइसिस मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि देयर इज नो वन डे, दिस इज द डे। हाँ, राइट। अगर तुम आज जी पा रहे हो तो ठीक, टुमारो इज नॉट प्रॉमिस्ड, तो अगर आज जी पा रहे हो तो वो क्राइसिस से बच पाओगे, क्योंकि दैट डे इज नॉट प्रॉमिस्ड। उस दिन पता नहीं आपके इन लॉज को आपकी ज्यादा जरूरत हो, कोई बेड रिडन हो जाए, हम ही को कुछ हो जाए, सो देयर इज नो डी डे लाइक दैट। राइट। तो अगर हम अभी से जीना शुरू कर दे, हर रोज जैसा हमको मिलता है टाइम, उसी में अपने छोटे छोटे सपने साकार कर ले, कोई हॉबी ले ले जो भी पास टाइम है उसमें, तो मिड लाइफ क्राइसिस से हम बच सकते हैं। जिंदगी ना मिलेगी तो या एग्जैक्टली, वो क्योंकि प्रॉमिस नहीं है ना। मैम, आपको लगता है कि एज गैप क्रिएट होने से रिलेशंस अफेक्ट होते हैं? डेफिनेटली, अगर पार्टनर्स में या स्पाउस में एज गैप हो तो वो क्लैशेस का कारण बन जाता है, क्योंकि अगर समझो एक स्पाउस जो है वो 25 साल का है और उनका जो पार्टनर है वो 40 साल का है, तो जो 25 साल का जो पार्टनर है वो डेफिनेटली डिफरेंट चीजें चेज कर रहा है लाइफ में, वो डिफरेंट फेज में है लाइफ के, उसको करियर गोल्स देखना है, उसको अपना जो लाइफ है वो एक्सप्लोर करना है, दुनिया देखनी है। वेरिन जो 40 वाला पार्टनर है उसको सेटलमेंट चाहिए, उसको ठहराव चाहिए, पीस चाहिए, तो डेफिनेटली क्लैशेस आएंगे इस तरीके के रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप जेंडर इक्वालिटी जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है? काफी हद तक यस करता है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, मैंने स्कूल की बात की, हम दोनों को एक ही तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं अभी शादी में डावरी देने के बजाय बेटियों को घर दे रहे हैं, जैसे हम लोग अपने बेटों के लिए घर बनाते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी आ रही है काफी हद तक, अगर पेरेंट्स के साइड से देखें। अगर इन लॉज की तरफ से देखें तो उतना नहीं आता है, बट वो भी अंडरस्टूड है, बिकॉज उनको भी लगता है कि उनका हार्ड अर्न मनी है और वो बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं अपनी फैमिली में, तो बाहर से कोई उनके फैमिली में आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। इट इज मोर अबाउट समबडी एंटरिंग द फैमिली रादर देन कंसिडरिंग इट कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है,
कि उनके घर में बेटियों को अलग देखा जा रहा है या बहू को अलग देखा जा रहा है। ये रिलेशनशिप को पकने में टाइम लगता है, तो यहाँ जेंडर की बात नहीं आती। हाँ, इन जनरल जेंडर इक्वालिटी काफी हद तक आई है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा नहीं था कि लड़कियों को पीछे देखा जाता था। वो हमारा कल्चर किसी तरीके से करप्ट किया गया कि ऐसा हुआ, वरना हमारे यहाँ पे देवियों के नाम के बाद देव के नाम आते थे। हाँ, उमा शंकर कहते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो वो इशू था ही नहीं। ये वेस्ट का आया है हमारे यहाँ पे, या मुगल्स की तरफ से आया है, पर्दा सिस्टम आया है, ये सारा हमारे यहाँ का कल्चर ही नहीं है। जेंडर इक्वालिटी के लिए तो हम लड़ी क्यों रहे? हमारे यहाँ तो स्त्रियों को पुरुष से ऊपर रखा जाता था, तो कल्चर थोड़ा सा बीच में करप्ट हुआ था। पर मैं देख रही हूँ अभी यूथ में काफी इंक्लिनेशन हमारे कल्चर की तरफ भी आया, और समझ रहे हैं हम वो लोग भी चीजों को कि ये करप्ट हो गया था बीच में कल्चर। काफी हद तक पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, यूथ भी समझ रहा है, तो आई थिंक वी आर देयर। रूरल एरियाज में दिक्कत है, और वो सिर्फ जेंडर के बारे में नहीं, बहुत सारी चीजों में वहां दिक्कत है, तो इट विल टेक टाइम, बट इन सिटीज, इन मेट्रो सिटीज, ऑफ कोर्स वी आर देयर। ओके, एंड मैम लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे की रूल्स अगर हम फॉलो करें अपने घर में ही, तो मुझे लगता है हम काफी बैलेंस इकोसिस्टम एटलीस्ट अपने घर में बना सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पे फोन नहीं लाना, एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना। जैसे जेंडर को लेके भी बात कर रहा है कि हम अपने घर में उसको प्रैक्टिस करें, अपने बेटों को भी वही काम सिखाए जो बेटी को सिखाए। पेरेंट्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बच्चों के सामने ना उसको जाहिर करे, तो ये जेंजी वाली प्रॉब्लम नहीं आएंगी कि वो रिलेशनशिप से डरेंगे नहीं। फिर इस तरीके का छोटे छोटे चीजें हम चेंजेस लाए। हमारी जो संस्कृति है उसमें से थोड़ा सा जो पूजा पाठ हो या किसी ट्रेडिशन को फॉलो करना हो, अपने कल्चरल वैल्यूज हो, हमारे फैमिली में जो रन कर रहे हैं वो सारे कस्टम्स को बराबर करते रहना, और बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उनको छोड़ नहीं देना। ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस शायद हम एटलीस्ट अपना इकोसिस्टम तो ठीक कर सकते हैं। और सिंस हम सोशल मीडिया के जमाने में और हम ये पोस्ट करते रहते हैं, तो हम एक गुड इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस को अपने घर लाने में। जी बिल्कुल मैम, अच्छा लगा मैम आप आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू मैम।